तो भैया जैसे जी एडवांस का पेपर हो चुका है, जी एडवांस 2025 का पेपर, हर प्रकार के सवाल उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ सवाल आपको काफी आसान देखने के लिए मिलेंगे, कुछ सवाल हमको जो है कुछ मॉडरेट देखने के लिए मिले, कुछ सवाल अच्छे भी देखने के लिए मिले। तो मैं यहाँ पर कुछ सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, सारे सवाल अभी डिस्कस करने का वक्त नहीं है, सारे सवाल का प्रॉपर सारे क्वेश्चन का डिस्कशन में जो है हम लोग आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्योंकि अभी अभी पेपर आया है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे रिपीटेडली पूछ रहे थे, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। और ये वीडियो स्पेशली वो बच्चे जरूर देखें जो इस वक्त 11वीं क्लास में, 12th क्लास में है, क्योंकि जो इस बार ड्रॉप लेने वाले हैं, बेसिकली जेईई एडवांस 2026 लिखने वाले हैं, उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर पाओगे कि कैसे क्लास का एक एक मोमेंट, कैसे क्लास का एक एक क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से जो है क्लास के क्वेश्चंस ही मॉडिफाई होके कभी कभी हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो का पर्पस और कुछ नहीं है बेटा, इस वीडियो का मेन पर्पस है जेईई एडवांस 2026 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को एक छोटा सा गाइडेंस देना कि बेटा अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला सवाल था आपका, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल था, काफी बच्चों से नहीं हुआ, काफी बच्चों को उस टाइम एग्जाम प्रेशर में बहुत ही मुश्किल लगा। और ये क्वेश्चन का बड़ा मतलब 2 सोल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बड़ा प्यारा सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं मेथड, लंबा वाला मेथड डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस करूंगा। शॉर्टकट मतलब मजेदार बवाली मेथड। तो इस सवाल में जाहिर सी बात है, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। यहां पर क्या है, होलो सिलेंडर है, उसके बाहर एक और होलो सिलेंडर है, बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया, इसका मतलब आउटर सरफेस पे चार्ज 0 हो जाएगा और यहां पे चार्ज -q आ जाएगा। इस जगह पर सपोज इस पे चार्ज भाई साहब -q आ गया है और इस पे चार्ज +q आ गया है। ठीक, क्योंकि आउटर सरफेस को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर अर्थिंग कर रखी है। इसके बाद यहाँ पर एक प्लेन ले लिया है और पूछा कि भैया प्लेन से बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा। तो हमने कुछ नहीं किया, वो जो प्लेन है, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, अगर मैं यहां से अगर देखूं तो मुझे इस प्रकार से प्लेन दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, बाई डिस्टेंस दूरी पे जाके dy थिकनेस की अंदर तक एक स्ट्रिप पकड़ ली, उस स्ट्रिप से फ्लक्स निकाला। अब ध्यान से सुना, फ्लक्स कैसे निकलेगा। बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, हमें पता है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो फ्लक्स आएगा, केवल अंदर वाले सिलेंडर की वजह से फ्लक्स आएगा, बाहर वाले सिलेंडर की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि बाहर वाले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अंदर वाले जो भी आपका सिलेंडर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ई cos थीटा इनटू मैंने एरिया ऑफ द स्ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फ्लक्स आ गया। परंतु वो फ्लक्स केवल इतने वाले पोर्शन के लिए होगा, इतने वाले के लिए, इतने वाले के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब सिमेट्री से जितना ऊपर फ्लक्स उतना नीचे फ्लक्स। तो मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान से देखना, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिखी है, अंदर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो r नहीं है, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस मेरे भाई r√2 है। तो यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन से आपको बच के निकलना है। मैंने सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी, यहां पर dA की वैल्यू पुट कर दी, सर dy इंटू l इंटू cos थीटा वाला टर्म, और 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भैया जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, जितना फ्लक्स आपका इतने से पास करेगा उतना ही फ्लक्स आपका यहां से पास कर जाएगा हमारी कैलकुलेशन में। मतलब जितना यहां से यहां तक के लिए जाएगा उतना यहां से यहां तक के लिए चले जाएगा। ठीक, मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, और 5 से मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है। प्रॉपर तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट पेज में यहां पे पूरे बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है सॉल्व करने में कि भाई ये तो थोड़ी एग्जाम प्रेशर में शायद आप लोग ना कर पाए, ये बात मैं एग्री करता हूं, लेकिन प्रॉपर जब मैंने सॉल्व किया है बढ़िया तरीके से, इसका आंसर निकल के आ जाता है q/60 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि डेटा इतना प्यारा दे रखा है इसका कि ये वाली डिस्टेंस r दे रखी है और ये r√2 दे रखा है। दैट मींस ये वाला जो एंगल होगा वो 60, ये वाला जो एंगल होगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल। और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, ये वाली डिस्टेंस उसने कहीं यहां पर दे रखी थी 2r। ठीक, ये थोड़ा सा मिट गया है, वो डिस्टेंस 2r और ये r। तो इधर से एंगल तुम्हारा हो जाएगा कितना भाई साहब, r/2r 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जो लिमिट मैंने यहां पे रखी है वो लिमिट यहां पर आ जाएगी कहां से, 45 डिग्री से 60 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मानता हूं मेथड लंबा है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये सवाल सेम एज इट इज हमारा क्लास नोट से ऑलमोस्ट मिलता जुलता हुआ सवाल है जो हमने किया था। अंतर केवल इतना सा है, मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराया था, इस क्वेश्चन में मैंने सॉलिड सिलेंडर माना था और इन्होंने होलो सिलेंडर दे रखा है। बस फंक्शन, मैथमेटिकली फंक्शन वहां पे चेंज हो गया है। आप जानते हो सॉलिड सिलेंडर की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ρr/2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और यहां पर कुछ दूसरी होती है। तो मैंने सॉलिड सिलेंडर माना था, बस वहां पे केवल उसका फंक्शन चेंज हो गया। बाकी जिन बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किया है तो शायद उनको क्वेश्चन करने में आसानी या कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली होगी। तो ये आपका रहा इसका आंसर। हाँ, इसी प्रकार का ये प्लेन है। ठीक, ये वाला प्लेन, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली ये वाला है जो यहां पर दिया गया था, और हमने जो क्लास में माना था सॉलिड सिलेंडर था। अब इसका दूसरा मेथड बड़ा ही प्यारा मेथड है, मेथड नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, मेथड नंबर 2 में मैंने एक काम किया, क्या कि भैया यहां पे 2 प्लेन मान लिए। ठीक, 2 प्लेन मानने का मतलब क्या हो गया, सर एक प्लेन तो हो गया सर ये वाला जो पूछ रहा है वो। ठीक है, एक प्लेन वो मान लिया जो सेंटर से पास कर रहा है, एक्सिस से ये वाला प्लेन, लाल वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इस प्रकार का। ये 2 प्लेन हमने यहां पर एज्यूम कर लिए। ठीक,
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे गॉस लॉ भी लगा सकता हूँ। गॉस लॉ क्या बोलता है भाई साहब, नेट फ्लक्स बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा बाय सिमेट्री, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इधर है वैसे वैसे चार्ज इधर है। अगर जिस हिसाब से चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है उस हिसाब से इस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर का डी क्यू पकड़ोगे उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स उधर के डी क्यू की वजह से आएगा, तो वो सारा फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब मुझे केवल जो भी इसके अंदर जितना चार्ज है दैट इज इक्वल टू क्यू नेट, सॉरी जो भी इसके अंदर टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू फाई नेट। तो फाई नेट में इसकी वजह से फ्लक्स तो 0 हो गया। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो केवल इस नीले वाले एरिया के थ्रू आपका जो आंसर आने वाला है। तो दैट मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने 2 प्लेन ले लिए, ऐसे इस प्रकार से 2 प्लेन ले लिए। इसके थ्रू फ्लक्स हो गया 0, इसके थ्रू फ्लक्स मान ले फाई है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, फाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर वाला टोटल चार्ज रख दिया, और अंदर वाला टोटल चार्ज अगर अपन देखें तो वो कौन सा चार्ज होगा, वो होगा सर एक तो होगा ये वाला चार्ज नीला वाला, और एक होगा सर ये लाल वाला चार्ज ये वाला। जैसा ऊपर वैसा ही नीचे होगा। अगर आपने सवाल पढ़ा है तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। अब मुझे लिखना है सीधा फ्लक्स यहां पर, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भैया नेट फ्लक्स जो भी आएगा दैट विल बी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, सामने वाला नेगेटिव होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना सर, ये वाला जो एंगल है अभी हमने देखा था 45 डिग्री आया था, तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्यू का ये QI8 होगा, क्योंकि 45 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 360 बन जाता है, पूरा बन गया पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा गोला हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब 45 वाले से अगर मैं बात करूंगा कि ये टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे QI8। उसी प्रकार से ये वाला जो आर्क है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, यहां से 60 बनाने का मतलब वर्टिकल से 30 बनाना, तो दैट मींस 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब 30 को 360 को 30 से डिवाइड करो तो 12 आता है। तो दैट मींस ये वाला जो चार्ज होगा वो QI12 हो जाएगा। चुपचाप मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इसके लिए वैसे इसके लिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन इसकी होगी वो सेम इसकी होने वाली है, और 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन 5 दे रखा था। इसके बाद जब पूरा सॉल्व किया तो सेम आंसर यहां पर निकल के आ गया QI60 एप्सिलॉन नॉट। मैं मानता हूं क्वेश्चन टफ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल नहीं होता है, काफी बच्चे इसको फाइट मार रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई शायद उनकी हेल्प हो सके। जो बच्चे 2000 जो है जो सोच चुके हैं कि ड्रॉप लेंगे, या जो बच्चे इस वीडियो को आज से 10 15 20 दिन के बाद 2-3 महीने के बाद देखें, तो हो सकता है उनको इससे फायदा मिले। तो एक सवाल तो हो गया हमारा ये वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सवाल खैर हमारी बुक्स में भी है, एक बुक है SKC, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो कोई काफी बच्चों को परेशान किया, जिसमें काफी बच्चों का कहना था सर ये सवाल समझ में नहीं आया। मैं सवाल का आपको थीम समझा देता हूं, आप चाहो तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आई होप आपने पढ़ लिया है। इसमें क्या है कि एक सेंटर पर एक मास है और एक मास दूसरा है जो बाहर की तरफ गोल 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 घूम रहा है, ठीक, बिल्कुल ऐसी जैसे सैटेलाइट मोशन होता है। और उसने एक गेम और खोल दिया है कि घूमने वाला मास M2 है, ये घूमने वाला मास है, और M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। मतलब सिंपल वही वाला केस हो गया है जैसा सैटेलाइट मोशन का केस होता है कि अर्थ रुकी, अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ के चारों तरफ क्या होता है भाई साहब, सैटेलाइट क्या करती है, गोल गोल रिवॉल्व कर रही होती है। सेम उसी प्रकार का जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में जो घूम रहा है मास उससे लगातार मास लीक हो रहा है, ठीक है, और लीक होते हुए धरती पे गिर रहा है, ठीक, ऐसे समझो। घूमने वाला मास, क्योंकि धरती उसने लिखी नहीं है, लेकिन हम लोग धरती की तरह एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करो तो एक मास यहां पर है और एक उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक, ठीक है। तो जो घूम रहा है उससे मास कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, और वो जो भी मास है वो सेंटर वाला जो मास जो अर्थ को हमने जिससे रिप्लेस किया उस पर जाके इकट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि घूमने वाले बंदे का मास लगातार कम हो रहा है, और जो सेंटर पे जो अर्थ है उसका मास लगातार बढ़ रहा है, ठीक है सर। सवाल को सॉल्व कैसे करें, बहुत सारी अप्रोच इसकी हो सकती है। मुझे जो अभी क्लिक करा वो ये रहा जो हम लोगों ने सॉल्व किया। बोले क्या, बोले भैया एक बार बताओ, दोनों का अगर मैं सिस्टम मान लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, केवल और केवल उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या मैं सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, टॉर्क 0 हो जाएगा। बोले हाँ सर कर सकते हैं। तो दैट मीन मैंने चुपचाप कर दिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पार्टिकल को पकड़ा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है MBR दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो M है घूमने वाला मास है, तो मैंने यहां पर घूमने वाले मास की वैल्यू पुट कर दी है। V क्या होगी, V उसकी स्पीड होगी। तो सैटेलाइट मोशन में हम लोग पढ़ा करते थे कि स्पीड क्या होती थी, √G/m/r आता था, तो √G/m1/r आ गया, इनटू r दिस इज कांस्टेंट। अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो स्क्वायर किया तो m2 स्क्वायर m1 इंटू आर कॉन्स्टेंट। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि सारा खेल वो टाइम के हिसाब से खेलना चाह रहा है, ठीक, और वो कह भी रहा है कि इस रेट से मास कम हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ध्यान से देखना, मैं प्रॉपर बिना कोई स्टेप खाए मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया है। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन इनटू उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद सब ये वाला फंक्शन इनटू M1 का डिफरेंशिएशन, बच्चे कुछ 2 इनटू M2 का डिफरेंशिएशन, M2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2M2 इनटू dm2/dt बराबर 0। मैंने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें ये dm1/dt कितना है भाई साहब तुम्हारा, ये है प्लस लैम्डा, क्योंकि जो मास अर्थ वाला है उसको तो लगातार मास मिल रहा है,
दूसरा घूमने वाला जो मास है उसका कितना है माइनस लैम्डा हो जाएगा। क्यों? जिस रेट से उसका मास कम हो रहा है वो भी तो उतना ही है ना। तो इसका मतलब dm2/dt मुझे माइनस लैम्डा पुट करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो मैंने यहां पर उसकी वैल्यू माइनस लैम्डा पुट करी। इसके बाद क्या हुआ, हमारी मैथ्स यहां जाके फंसी। अब 2m2 माइनस m1 सॉल्व नहीं हो रहा है जल्दी से, लेकिन उसने गेम खेल दिया। उसने बोला भाई साहब m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। तो मजा ही आ गया, हम इस m2 को इग्नोर कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको इग्नोर किया, फटाक से हमारा आंसर मैच कर गया है, ये वाला आंसर। इसमें एक चीज और है कि जो मास हवा में होगा उससे लगातार गिर रहा है, इसको लगातार मिल रहा है। जो मास हवा में होगा उसको मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है, उसके वेरिएशन को मैंने वहां पर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है। तो ये अगर करें तो फिर इसका मतलब इसका आंसर मैच कर रहा है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है मेरे भाई? वो मास जो मैच कर रहा है वो कर रहा है तुम्हारा कौन सा, 2 λ/m2 माइनस लगा के। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, इसका प्रॉपर डिस्कशन मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूं कि क्लास में हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखो, ये सवाल मैंने जो वेव मोशन है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मैं 5वें लेक्चर मैंने कराया था बच्चों को, और जो है अर्जुना वाले बच्चों को। और मजे की बात ये कि वहां मैंने लिखा भी था कि दिस इज जेईई एडवांस 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जी एडवांस के लिए। और सेम एज इट इज सवाल आ चुका है, बस यहां 2 रस्सियां वहां 3 कर दिए, लेकिन कंसेप्ट एज इट इज वही है। अक्सर बच्चे ये आर्टिकल पढ़ के नहीं जाते हैं, ये आर्टिकल पढ़ के छोड़ जाते हैं। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में केवल बच्चे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन इक्वेशन कैसे लिखनी होती वो नहीं, छोड़ के चले जाते। उनको लगता है आज तक एडवांस में नहीं आया तो अब कैसे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, टीचर की बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो देख लो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक, सेम वही है, सेम वही। अगर आप देखेंगे तो मैंने लिख लिख के कटवा भी रखा है कि मैंने कहा ये आंसर मत निकाल देना भाई, ठीक है। मैंने लिख के कटवा दिया, मैंने कहा भाई ये आंसर कितने लोगों ने निकाला, काफी सारे बच्चों ने निकाल दिया था, फिर उसको कटवाया। मैंने कहा ये गलत है, सही आंसर ये है। तो प्लीज इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला था, ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है एचसीबी की एक्सरसाइज ऑप्टिक्स का 11 या 12 या 13, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहां पे दो कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिए, और पूछा गया कि बताओ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बने। इसके 2 आंसर आते थे। ठीक, उसी प्रकार से आपका यही क्वेश्चन है, बस अंतर केवल इतना है कि स्लैब के अंदर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां भी 2 ही आंसर होंगे। अब ध्यान से देखो, इस सवाल में अगर मैं ऐसा बोलूं, ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, यहां पे रख दिया स्लैब, और मिड में रख दी भाई साहब कोई सोर्स। तो सोर्स से जब लाइट यहां से निकलेगी तो जाहिर सी बात है, ये टी है, ये मिड में रखा हुआ है, तो t/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन, अपर एंड डेप्थ वाला रिफ्रैक्शन। और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है? बोले सर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी d-t/2 डेटा के हिसाब से। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सर ये डिस्टेंस कितनी है? बोले t/2 है। तो अपर एंड डेप्थ के हिसाब से जब ये लाइट रे इस पर टकराएगी तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? बोले सही बनेगी t/2 म्यू। ठीक है, जैसे ऊपर से देखा करते थे ना, हवा से देखा करते थे, जो नीचे कॉइन होता था वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता था, सेम वही कहानी, वो h/μ होता था उसी प्रकार से। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस है d-t/2। ठीक, तो अगर ये वाली अगर सपोज 2f के बराबर कर दी हमने, तो क्या होगा कि लाइट रे जो फाइनली इस पे टकराएगी वो इस पे 90 डिग्री पे टकराएगी, क्योंकि 2f का मतलब है कि अब लाइट ऐसे टकराएगी जैसे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर हमने इन सबको f के बराबर कर दिया तो इस मिरर को क्या लगेगा कि इस पे जो लाइट टकरा के आ रही है वो लाइट कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो फिर वो क्या करेगा? इस लाइट रे को बिल्कुल पैरेलल कर देगा, और पैरेलल कर देगा तो भाई साहब ये बिल्कुल सीधी जाएगी। और यहां पे दूसरा मिरर लगा हुआ है, ठीक, और दूसरा मिरर लगा हुआ है, तो इसका मतलब जैसे सिमेट्रिसिटी से आप बोल सकते हो, जैसे भाई साहब उधर जाएगी सेम एज इट इज आने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाएगी। दैट मींस इसके 2 आंसर होंगे। यहां से मैंने यहां पे लिख दिया है कि एक इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, इसका आंसर ए और बी आ रहा है, और इसको सॉल्व करोगे एफ रख के तो ये आंसर आएगा। और मजे की बात यह है कि ये चीज भी हम लोगों ने क्लास में बताई है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। जो बच्चे इस साल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज क्लास में एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने करा रखा था कि मैंने कहा भैया एक आंसर हमारा वहां पे 4f आता था और एक यहाँ पे 2f आता था, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये सवाल एग्जैक्ट वो नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूं, ये वही वो सवाल नहीं है क्लास में जो हमने कराया, लेकिन इसका इस्तेमाल वहां पे बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई बात है अगर टीचर क्लास में बताते हैं कि बेटा यहां गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगला, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन ये आ गया, बड़ा ही सिंपल सवाल आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास से उठ के आया हुआ है। ध्यान से देखो, इसमें इसने ऐसा बोला कि भाई देखो एक स्फीयर है और इसके सामने एक चार्ज रख दिया Q, 2r डिस्टेंस दूरी पर है, और इसको जो है हमने शुरू में अगर अर्थ नहीं करोगे तो इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन नेट चार्ज 0 रहेगा। हमने इसको अर्थिंग कर दी।
अर्थिंग करने के बाद उसने पूछ लिया भैया बताते हैं इस पे कितना चार्ज आ जाएगा स्फीयर पे। तो तुम कहोगे यार कुछ नहीं करना यार सर, सेंटर का पोटेंशियल जीरो कर दो। अब मान लो इस स्फीयर पे चार्ज x है, तो इसका मतलब खुद की वजह पोटेंशियल है kx/r, और ये डिस्टेंस 2r दे रखी है, इसकी वजह पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर kq/2r, इस पे चार्ज सपोज q है। तो यहां से जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, q/2i, q की वैल्यू पुट कर दी तो -5 × 10⁻⁹ आ गई। ठीक है सर जी, ओके। अब एक बार ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन में उसने वैसा बोला कि बिफोर ग्राउंडिंग, ग्राउंड करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कितना होगा। भाई ग्राउंड करने से पहले आप देखो ध्यान से सवाल में इसने क्या दे रखा है, इसने बोला बिफोर द ग्राउंडिंग। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई साहब यहां पे जीरो पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि जीरो तो अर्थ करने के बाद होगा, ठीक। अर्थ करने से पहले कितना होगा सर, उतना होगा जितना पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर होगा। क्लास में करा रखे हैं सब सवाल, याद करो, जिन बच्चों ने सारी क्लास अटेंड करी वो समझ गए, सब करा रखा है, ठीक। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा सर, kq/2r होगा पॉइंट चार्ज की वजह से। इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, लेकिन उन सबकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दैट मींस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, वैल्यू पुट करी 450, ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया, चार्ज फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग। जैसे मैंने ग्राउंड किया, ग्राउंड का अभी तो न्यूट्रल है, ग्राउंड किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -5 × गुड़ 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 गुड़। तो इसका मतलब उतना ही चार्ज अर्थ पे चला गया होगा। तो अर्थ पे कितना चार्ज गया होगा, +5 × गुड़ 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 गुड़। तो ये आपका आंसर ये भी मैच कर गया। चार्ज फ्लो थ्रू द स्फीयर कितना हो गया, +5 × गुड़ 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 गुड़, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब उसने बोला आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव, मतलब उसने फिर ग्राउंडिंग को हटा दिया, कोई बात नहीं। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जब हमने इसको ग्राउंड किया तो इस पे चार्ज x है, जब ग्राउंडिंग को हटा दोगे तो उस पे चार्ज तो x ही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द चार्ज ऑन द स्फीयर इज इतना, बिल्कुल सही बात है, इतना रहेगा, सी ऑप्शन भी सही है। चौथा, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, कह रहा ग्राउंड को हटा दिया है तो बता दो उसका फाइनल चार्ज कितना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है सर, मैंने यहाँ पे पूरा फाइनल जो है पोटेंशियल निकाला, इस पे पोटेंशियल निकाला, सॉल्व करके आंसर मेरा 150 आ रहा है, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर दे रखा है 300, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन आप देखो, इसका डेटा भी ऑलमोस्ट मैच किया हुआ है हमारे क्लास से। मैंने यहाँ पर माना था ये डिस्टेंस 2r है, r की वैल्यू उन्होंने दे रखी 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस r है, और यही हमारा क्लास में क्वेश्चन था। ये हमने करा रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 15 में, ठीक है। यहां भी सेम वही डाटा था, आप देखो यहां पर, ठीक। ये 2q चार्ज है, ये x चार्ज है, ये 2r डिस्टेंस है। उसी प्रकार जो है बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी होती है जो हम लोग क्लास में कराते हैं और फिर बोल के अच्छे से डिस्कस करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन जो मैंने इस सवाल में किया है एडवांस के क्वेश्चन में, सारा डिस्कशन हम लोग क्लास में करके निकले हैं। तो यस, ये क्वेश्चन आपके लिए स्कोरिंग था और ये सवाल आपसे जो है बनना चाहिए था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत सिंपल सवाल भी पूछे गए हैं एडवांस में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग सवाल होते हैं बेटा, इनको कभी गलत नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक पिस्टन है, इक्विलिब्रियम पर है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ उन्होंने दे रखी है कि भाई नेचुरल लेंथ जो है वो 0.4L है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, और ये वाली लेंथ दे रखी है भाई 0.5L। तो इसका मतलब स्प्रिंग आपका खिंचा हुआ है, ठीक। और उसने बोला भाई साहब यहां पर जो है पिस्टन वो इक्विलिब्रियम पर है। पिस्टन इक्विलिब्रियम का मतलब F net 0, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। तो सपोज इस साइड प्रेशर P1 है, इस साइड प्रेशर P2 है, तो उसने पूछ लिया कि भाई दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स लेके हमें तो दूसरी साइड का प्रेशर बता दो। तो उसने ये पूछा भाई यहाँ का प्रेशर बता दो। मैंने कहा ठीक है, हमने इसके बीडी बनाई, वहां का प्रेशर P2 है तो P2 × इधर फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग खिंचा हुआ है क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो 0.4L है, लेकिन उसको खींच कर 0.5L कर दिया, तो स्प्रिंग खिंचा हुआ है। तो इसका मतलब यहां से स्प्रिंग फोर्स लगाएगा K × x, x की मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, और इधर से फोर्स लगाएगा P1 × a। अब मजे की बात क्या है सर, यहां पर नंबर ऑफ मोल N1 है, यहां पर नंबर ऑफ मोल N2 है, तो P = nRT। अगर मैं यहां पर ऑब्वियसली ये मान के चलूं कि भाई साहब जो पिस्टन है वो आपका प्रॉपर हीट एक्सचेंज होने दे रहा है इस तरफ और इस तरफ, इसका मतलब टेम्परेचर सेम है, दैट मीन P = nRT, ठीक है। और वॉल्यूम दोनों का सेम कर दिया क्योंकि ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, ठीक। तो इसका मतलब P1/P2 = N1/N2। तो मैंने यहां से लिख दिया P1/P2 = N1/N2। यहां से P2 में लिख सकता हूं, P1 में लिख सकता हूं 1.5 P2। इसकी वैल्यू मैंने चुपचाप यहां पुट कर दी, सॉल्व करके मैंने इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर है, बहुत आसान सवाल था, लेकिन हमने तो क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कर रखे थे जो आपको दिख रहे हैं, सेम सवाल है ये भी, लेकिन इससे और ज्यादा एडवांस लेवल का है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे कि भाई यहां पर भी स्प्रिंग लगा रखा है, इसके बाद हमने यहाँ पे हीटर भी लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे CP/CV भी पूछ ली, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर पूछा, हीट सप्लाई बाय द हीटर, बहुत सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। केवल यही सवाल नहीं था, इसके जैसे जो बच्चे सारी क्लास अटेंड किए हैं वो कैच कर गए होंगे कि इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, और मैंने क्लास में ही बोला था ये बात, ठीक है। मैंने क्लास में ही बोला था ये बात कि आपको याद होगा पहला लेक्चर जो गया था वरुण बैच का, उसमें मैंने क्लास में बोला था कि मेरे को ऐसा अंदर से फील आ रही है कि यहाँ पे बॉक्स टाइप का सवाल आने वाला है, और उसकी प्रैक्टिस मैंने अच्छी खासी करवाई थी। तो देख लो बहुत आसान सवाल आ गया है, हम तो किस लेवल का पढ़ के गए थे, लेकिन सवाल बहुत ही आसान लेवल का यहाँ पर देखने के लिए हमको मिला है। नेक्स्ट उसके बाद ये देखो, हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ के गए थे भाई। नेक्स्ट देखने वाली बात इसमें यह भी है कि
सिग्निफिकेंट डिजिट पे भी सवाल पूछा गया। काफी बच्चे सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़ देते हैं, जबकि कितनी आसान सवाल होते हैं। एक सवाल इसका भी है, इसको आप जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं था सवाल में, फोकट के नंबर थे। ये क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसी सवालों में गड़बड़ी करते हैं। देखो देखो, ये सवाल भी आया हुआ है, देखो सिग्निफिकेंट डिजिट का भी सवाल आया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का हर साल मैंने हमेशा बोला है कि भैया ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। थर्मोडायनेमिक्स का फिर से ग्राफ का सवाल आया, कोई मुश्किल सवाल नहीं आया है। डेटा उसने इस प्रकार का दे रखा है कि यहां पर उसने वॉल्यूम दे रखा है 125 और यहां पर वॉल्यूम दे रखा है 250। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम आपका डबल हो गया है। तो अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम डबल हो गया है। ये हमारा बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया तो टेंपरेचर डबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां का टेंपरेचर टी मानूं तो यहां का टेंपरेचर 2T हो जाएगा। उसमें उसने कुछ नहीं बोला, उसने एक्स और वाई के बीच में केवल उसने पूछ लिया कि भैया हमको ये बता दो कि भाई एक्स और वाई के बीच में टोटल हीट एक्सचेंज कितनी होगी। तो बस हीट एक्सचेंज क्या सर साफ साफ पता चल रहा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि बीटी ग्राफ पे ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है सर, एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी के वैल्यू 5R/2, मोनोटोमिक दे रखा है डेल्टा टी, और सर यहां टेंपरेचर टी है तो यहां 2T है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2T माइनस टी। अब सवाल आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, बस आपको टी निकालना है। टी निकालने के लिए आपको यहां से यहां एक थोड़ी सी मैथ सोल्व लगानी पड़ेगी। यहां से यहां उसने दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस है और यहां का उसने टेंपरेचर दे रखा है। ये काम आप कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद यहां पे आंसर निकाल के बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। लेकिन ये सवाल होने वाला सवाल है, पिछले साल भी इसी जैसा एक सवाल देखने के लिए मिला था, उससे पहले मिला था, और हम लोगों ने इस तरह के खूब सवालों की प्रैक्टिस की है। यहां पर भी हम लोग लेके गए थे, आप देखो यहां से बीटी ग्राफ में सेम इस प्रकार से हम लोग यहां से लेके यहां तक के लिए भी हम लोगों ने डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, हर चीज हर प्रोसेस के लिए हम लोगों ने यहां पे निकाली थी। तो ये क्वेश्चन भी आप क्लास नोट्स बेस पे अगर अच्छे से सारी क्लास अटेंड करते हो तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आप यहां से कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी आसान पूछा गया था, ठीक। इसमें क्या था, इसमें यह था कि भाई साहब एक रॉड है और रॉड को एक बार यहां से हिंज करके स्प्रिंग लगा दिया है यहां से, और एक बार स्प्रिंग लगा दिया है यहां से। इसका उसने टाइम पीरियड पूछ लिया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हर क्लास में कराया जाता है, मैं ये नहीं बोलूं मैंने कराया, ये क्वेश्चन हर क्लास में किया जाता है। और ये जो है ये क्वेश्चन जो है आपको करना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए कि मैंने इसको थोड़ा सा थीटा जो है सपोर्ट डिस्प्लेस कर दिया, इस स्प्रिंग की वजह से फोर्स इधर kx लगेगा, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा kx, और एक केस में उसने यहां पर जो है बीच में लगा दिया इस प्रकार से स्प्रिंग, ठीक। तो देखो ये सवाल होने वाले सवाल होते हैं, इन सवालों में गलती नहीं करनी होती। अभी हमने YouTube पे लाइव डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, वहां पे आंसर इसका √5/2 या √2/5 में से कोई एक आंसर वहां पर आ रहा था। और ये भी हमने भी इस सवाल को अच्छे से किया था भाई साहब। ये रहा आपका जो है, जो हम लोग ये देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया था क्लास में कि भैया एक स्प्रिंग हमने इधर लगा दिया और एक स्प्रिंग हमने इधर लगा दिया। तो कंसेप्ट वही है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसने क्या किया है, उसने केवल ये किया है कि एक इधर एक बीच में और एक उस तरफ लगा दिया है, रोटेशन इसका अबाउट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ml²/3 होगा, बीच वाले के अबाउट घुमाते तो ml²/12 होता। तो ये सवाल ऑलमोस्ट देखो एक जैसा ही है। और उसके बाद हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं भाई, स्प्रिंग भी लगा दिया, मास भी लगा दिया, रस्सी भी लटका दी, ठीक है, वो सारी चीजें कवर करके हम लोग तैयार होके गए थे। लेकिन देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होने वाले सवाल होते हैं और उनको छोड़ना। ये देखो डॉपलर इफेक्ट का हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इस सवाल में इसने ऐसा बोल दिया भाई कि सपोज यहां से एक पेंडुलम है, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक, बस यहां पर हमने एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया, ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ इधर वेलोसिटी v होगी। अगर मैं v वेलोसिटी पूछूं, ये हाइट अगर h है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लिख सकते हो √2gh L - L cos थीटा। इतनी बार ये कैलकुलेशन कर चुके, ठीक। अब उसी प्रकार यहां से उन्होंने एक और छोड़ दिया सेम एंगल पर। क्या छोड़ दिया, यहां पर रिसीवर लगा दिया और यहां पर ट्रांसमीटर लगा दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन तो ये आपका किसका है, क्वेश्चन तो ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का है कि भैया बता दें यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी। ये तो जेईई मेंस लेवल का सवाल है, ठीक। दो रख दिए तो जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी इधर हो जाएगी भी। अब उन्होंने एक मजेदार काम कर दिया, उन्होंने बोला भैया इसके ऊपर तो हमने भोंपू लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी f0 है और यहां तुम रिसीवर हो। तो अब रिसीवर को बना के अब उसने बोल दिया बताओ ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट करेगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट करेगा, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, खत्म सवाल, ठीक है। आप सबको पता है कि यहां से अगर मैं f मैक्सिमम अगर आपसे पूछूं ये कब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। कितनी, f0 वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस v माइनस v। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब डिटेक्ट करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। तो जब दूर जा रहे होंगे तो ये आ जाएगा f0 bw माइनस b अपॉन bw प्लस b। जब आप इसको घटाओगे वैल्यू पुट करके, बड़ा प्यारा सा आंसर 32 शायद इसका आंसर जा रहा है, तो ये सॉल्व होकर आंसर निकल के आता है। इसके बाद जब हम लोगों ने देखा पेपर को तो एक सवाल तो बहुत आसान पूछा गया था भाई, जब मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के रेशियो लेकर सवाल पूछ लिया था, QI/2m। इतना लल्लू सवाल था, सोलर स्फीयर का सवाल था, बहुत आसान सवाल था। इसके अलावा कार्नोट और COP पे इस बार एक फॉर्मूला
ओरिएंटेड सवाल आ गया था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन भी है, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। कोलिजन का एक क्लास नोट का क्वेश्चन भी आया था, वो थोड़ा सा उसकी मैथ्स बहुत प्यारी सी मैथमेटिक्स थी उसकी। एसएचएम पे एक आसान सवाल देखने के लिए हमको मिला था, और डायपोल पे एक आसान सवाल देखने के लिए हमको यहाँ पर मिला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर आसान था, ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक बच्चा एग्जामिनेशन टाइम में उतनी ही जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, एग्जामिनेशन में मान के चलता हूं कि एक बहुत प्रेशर भी होता है, तो उतनी स्पीड से तो सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस पेपर में अगर अपन ध्यान से देखें तो 20 से 30% क्वेश्चंस आसान थे, और 30 से आई थिंक 30-40% पेपर जो है वो एवरेज थे, और टफ साइड भी था, कुछ क्वेश्चंस उसमें टफ भी थे। तो पूरे पेपर का डिस्कशन मैं जो है जल्दी से जल्दी, जैसे मुझे क्लास टाइम से फुर्सत मिलेगी, मैं या मेरे साथी लोग, हम सब लोग मिलकर जो है डिस्कस करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, और फिर एक बार डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि भाई साहब ये पेपर था और क्या बेसिकली पूछा गया था। आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। तो जितने बच्चे अभी हमसे पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी बैच में हो, मैं उन सबको बोलूंगा बेटा क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना है। कि हम ऐसा नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्लास में क्वेश्चन का इसको रट लो, नहीं, आपको वो हम चाहते हैं कि आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो, आप अपनी डीप थिंकिंग डेवलप करो। अगर कोई टीचर आपको अच्छे लेवल के सवाल करा रहा है तो उसको जो है उसको समझने की कोशिश करो, और हर तरह के पेपर के लिए आप सब लोग तैयार रहो, ये हमारा मेन मोटिव है। तो चलो मिलते हैं पूरे डिस्कशन वीडियो में, हम सब लोग मिलकर डेफिनेटली जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। मेरी सुबह नीट की क्लास है, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, वरना मैं ये भी डिस्कस करता, करेंगे आराम से करेंगे। बाय बाय।